नमस्कार, मैं संजीव चंदन। स्वागत है आपका स्त्री काल में। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अजित द्विवेदी और अब धीरे धीरे स्त्री काल के दर्शक परिचित हैं। चर्चित नाम पत्रकारिता में बिहार की राजनीति पे विवाद विश्लेषण और हम निष्पक्ष नहीं कहेंगे, हमारा तो टैगलाइन है कि हम पक्षपात नहीं करते लेकिन निष्पक्ष नहीं है। ये निष्पक्षता का दावा आजकल बड़ा सर, निष्पक्षता भी आप देखिएगा तो ज्यादातर एक विचारधारा के लोग आजकल ज्यादा करते हैं, जो सनातनी भी खुद को क्लेम करते हैं। आपको अनम्यूट करके रखते हैं ताकि नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो निष्पक्षता का दावा तो अपने आप में इतना झूठा है जैसे वैसी कोई कहे कि हम झूठ नहीं बोलते, तो उसी तरह का है। बिल्कुल। तो ये है, आज हम लोग बातचीत करेंगे कि पिछले एक सप्ताह में जब हम पिछले शुक्रवार को मिले थे उसके बाद नीतीश कुमार ने बिहार चुनाव का गेम पलटने की भरपूर कोशिश की है। और इसके साथ एक कोई किसी की एक सर्वे भी आता है, या बात सर्वे उर्वे की बात मत करिए, ओपिनियन पॉल, लेकिन चलिए आ गया, एक किसी का आया है और उसमें जबरदस्त जंप किया है नीतीश कुमार ने। सर्वे कौन करता है पता नहीं, लेकिन उसमें यह हो गया है कि सीएम की पसंद 38% अब तेजस्वी यादव रह गए हैं, थोड़ा सा नीचे गिरे हैं, और ये जंप करके 36% पे नीतीश कुमार पहुंच गए। हालांकि ये सैंपल साइज अप्रैल का है, ये घोषणाएं लागू करने के बाद नहीं। तो नीतीश कुमार ने लगातार फटाफट जो घोषणाएं की हैं उनमें 94 लाख परिवारों को, गरीब परिवारों को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे जो लौटाने नहीं है बिजनेस के लिए। उसकी एक क्राइटेरिया होगा, उसकी एक समिति भी बनाए जाने की शुरुआत हो चुकी है। और इसके अलावा जो वृद्धा पेंशन है, पहले से 400 रुपए मिला करते थे, उसको लगभग 3 गुना बढ़ाकर 1100 रुपए कर दिया गया है, जिसका लाभ लगभग 1 करोड़ लोगों को मिलने वाला है। अब करोड़ के हिसाब से आप वोटर का भी आप सेटअप बना लीजिएगा। इसके अलावा जो दीदी की रसोई है तो ये जीविका से जुड़ा हुआ प्रसंग, लेकिन उसका एक्सपेंशन होगा। पहले से ये अस्पतालों में और कुछ सरकारी संस्थानों में चलाया जा रहा था जीविका दीदी की रसोई, जिसमें 40 रुपए में खाना मिलता था। अब बिहार सरकार ने उसे 20 रुपया कर दिया है और उसका एक्सपेंशन भी करने वाली है। अनुमंडल स्तर पे भी दीदी की रसोई, ब्लॉक लेवल पे भी दीदी की रसोई खोली जाएगी। यानी तमिलनाडु का पॉलिटिक्स अब बिहार में, आंध्र की, इस पर हमने पहले भी बात की है। लेकिन ये सब कुछ है अब इसमें ये जो व्यवस्था है, पीएम मोदी को भी लाभ पहुंचाया जा रहा है, तरह तरह की योजनाएं, और उसका उद्घाटन करने के लिए पीएम मोदी आते हैं। पूरी बिहार सरकार की मशीनरी उनके लिए भीड़ जुटाने में लग जाती है। सरकारें ऐसा करते रहती है, ये वाला नहीं करती, अभी ज्यादा कर रही है, लेकिन ऐसा करते हुए एक माहौल बना रही है। अब हम लोग आधे घंटे से लेकर के 40 मिनट तक जो बात करेंगे वो ये कि अभिमन्यु को घेरा जा रहा है, तेजस्वी यादव को। लेकिन अजित सर, तेजस्वी अभिमन्यु सिद्ध होंगे कि अर्जुन सिद्ध होंगे? क्योंकि अब तो टफ होगा मामला, इतना आसान नहीं होगा यदि ये चीजें अकाउंट में पैसे पहुंचती हैं। मैं एक अति पिछड़ा समाज के किसी व्यक्ति से बात कर रहा था, कामगार हमारे परिचित वहां, तो उन्होंने कहा कि नीतीश जी जो कहते हैं 70% तो कम से, बाद में 70% जोड़ा, उन्होंने कहा कि जो कहते हैं वो करते हैं, बाद में जोड़ दिया पढ़ा लिखा आदमी, उन्होंने कहा कि 70% तो कम से कम करते ही है। तो ये सब चीजें सामने आ रही है। आगे हम और भी बात करेंगे, तेज प्रताप क्या सब कर रहे हैं आजकल। अजीत सर, अभिमन्यु होंगे या अर्जुन तेजस्वी यादव? देखिए संजीव जी, ये जो दाव है जिस पर भी आपने, हम लोगों ने जिससे चर्चा की शुरुआत की, जो उन्होंने कहा कि 94 लाख परिवारों को 94 करोड़ पर 94 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपए देंगे, फिर उसके बाद वो वृद्धावस्था और विधवा पेंशन और दिव्यांगजन का पेंशन बढ़ाया उन्होंने, या विवाह के लिए कन्या विवाह मंडप जो बनाएंगे गाँव में पंचायत के स्तर पर, ये सब चीजें उन्होंने कही है। ये सब लोक लुभावन घोषणाएं हैं जो चुनाव के समय आमतौर पर होती हैं। और प्रधानमंत्री भी आकर के जो लगातार उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं वो भी आमतौर पर होता है, हर राज्य में होता है। इसके बावजूद बीजेपी चुनाव हार जाती है। कई जगह आप जाकर के हजारों करोड़ रुपए की घोषणाएं करते हैं, ये उसकी गारंटी नहीं होती है चुनाव जीतने की। इस तरह की घोषणाएं, कुछ योजनाएं जरूर हैं जो गेम चेंजर साबित हुई हैं। पिछले कुछ वर्षों में हम लोगों ने देखा है कि
जो आमतौर पर महिलाओं से जुड़ी हुई जो योजनाएं हैं, खासतौर से जो मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना था, या लड़की बहन महाराष्ट्र में, या मैया सम्मान योजना झारखंड में, ये योजनाएं सफल हुई। महतारी वंदन का की घोषणा की थी अपोजिशन में रहते हुए भाजपा ने छत्तीसगढ़ में, तो वो भी कामयाब हुआ। दिल्ली में भी महिला सम्मान योजना, मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना अनाउंस किया, लेकिन पैसे आज तक नहीं मिले हैं, सरकार बने हुए 4 महीने से ज्यादा हो गए। तो ये सारी घोषणाएं, ये योजनाएं खासतौर से ऐसी रही हैं जिसमें कामयाबी मिली है पार्टियों को, और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी को। एक अपवाद कह सकते हैं हम लोग हेमंत सोरेन। तो ये उस तरह की योजना भी आएगी। अभी संजीव जी ये जो तेजस्वी यादव ने एक घोषणा की है कि वो आएंगे तो माई बहन मान योजना शुरू करेंगे और 2,500 रुपया महिलाओं के खाते में डालेंगे, उनकी सरकार बनेगी, तो ये नीतीश कुमार की सरकार वो योजना भी ले आएगी। हो सकता है 2,500 रुपए नहीं हो, लेकिन 1,500 रुपए महिलाओं को देने का आपके यहाँ फोन बज रहा है क्या सर? पता नहीं क्या हुआ। आप क्या, अच्छा कुछ हुआ होगा, व्हाट्सएप पे बजा होगा आपका फोन जी। आप ये हम कर रहे हैं, आप लाइव हैं सर, बात आ रही है आपकी। हाँ, तो वो बीच में स्क्रीन पर भी कुछ वो आ गया था ऐसा, जो जिसकी वजह से, खैर ये तकनीक की सीमाएं हैं, तकनीक की चुनौतियां भी हैं, जिनसे हम लोग को धीरे धीरे निकल ही रहे हैं। तो वो इस तरह की योजना जो है, ये महिलाओं के लिए भी हो सकता है 2,500 नहीं हो, 1,500 रुपए हो, लेकिन वो महिलाओं के लिए भी महिला सम्मान योजना के नाम से वो योजना ले आई जाएगी। ये नीतीश कुमार की सरकार घोषित कर सकती है, हो सकता है अगले महीने या अगस्त से घोषित करे। ये इस योजना के बावजूद आप देखिए कितनी जगह सरकारों ने, कम से कम कांग्रेस पार्टी ने तो हर जगह, कांग्रेस ने ही शुरू किया, गारंटी की बात कांग्रेस ने शुरू की महिलाओं के लिए। कांग्रेस ने सबसे पहले असम में इस तरह की योजना का अनाउंसमेंट किया, लेकिन चुनाव नहीं जीत सके। ये और कई चीजों में ये चीजें जुड़ती हैं। तो सिर्फ इसके आधार पर नीतीश कुमार को या बीजेपी को बिहार में इन योजनाओं का एक एडवांटेज तो संजीव जी इस आधार पर इस वजह से होगा क्योंकि उनके पास एक बड़ा सोशल इक्वेशन भी है, उनका सामाजिक समीकरण भी एक बड़ा बना हुआ है, ऑलरेडी बना हुआ है। और ये हम सब लोग ये जान रहे हैं कि नीतीश कुमार की जो शारीरिक मानसिक अवस्था है, इसके बावजूद उनसे कोई ऐसी नाराजगी नहीं है, कोई ऐसा गुस्सा नहीं है कि उखाड़ फेंकना है। ये वाली चीज नहीं है वहां। तो वैसी स्थिति में आप अगर थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी है, उसको इन सब चीजों से ओवरकम कर सकते हैं। तो ये कोशिश हो रही है एनडीए की तरफ से कि ओवरकम करें ऐसी घोषणाओं से वो जो एंटी इनकम्बेंसी है और जो नाराजगी है, या उसको ये कहें कि जो हम लोग बार बार उस पर चर्चा करते भी हैं कि वोटर्स फटीग जो है उसको दूर करने के लिए हम कुछ ये लोक लुभावन घोषणाएं करें। ये चीजें हो रही हैं, ये होंगी, लेकिन अब उस पर जो उससे जो माहौल बनेगा, उसका जो नैरेटिव बन रहा था एनडीए का, उसको पंक्चर करने के लिए तेजस्वी यादव ने साइमल्टेनियसली अपना कैंपेन शुरू किया हुआ, अपना अभियान वो चला रहे हैं। वो भी कह रहे हैं और प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं, और ये दोनों इस बात का क्रेडिट ले रहे हैं कि हमने पहले कहा था कि हम इतना पैसा देंगे, नहीं तो नीतीश कुमार तो कोई पैसा नहीं देने जा रहे थे। वो तो कभी भी मुफ्त की चीजें देने के या नकद पैसे देने के पक्ष में नहीं रहते हैं। उन्होंने जो शुरू के दिनों में पोशाक के लिए कहिए या साइकिल के लिए जो कहिए, उसके बाद तो कोई योजना नहीं निकाली मुफ्त में सामान देने की या पैसा देने की। वो इन सब चीजों से दूर रहते हैं। ये नीतीश कुमार की एक अच्छी बात है। प्रूडेंट फिस्कल पॉलिसी के लिहाज से अगर आप देखें तो एक अच्छी बात है कि आप फ्रीबीज मत बांटिए, इस तरह की चीजें मत बांटिए। आप लोगों को इंपावर करिए कि लोग इस लायक हों कि कमाएं, आप उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करिए, उनके शिक्षा की और स्वास्थ्य की व्यवस्था करिए। तो नीतीश कुमार इस दिशा में वो इस तरह की राजनीति नहीं करते थे कि हम कैश बांटेंगे या चीजें फ्री में देंगे, वो आमतौर पर नहीं। लेकिन अब वो इस रास्ते गए हैं, इसलिए गए हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का प्रेशर। ये नीतीश कुमार की नीति नहीं है। आपने कहा ना कि जो भी सज्जन आपको अति पिछड़ा समाज के थे और कह रहे थे, वो काफी हद तक ठीक कह रहे थे कि नीतीश कुमार जो कहते हैं उसको करने की कोशिश करते हैं वो, या करने लायक होता है तभी कहते हैं। अब हमको इस बात की बड़ी हैरानी है, ये जो 94 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपए देने की बात है संजीव जी, ये घोषणा तेजस्वी के सरकार में रहते हुए हुई। ये जब महागठबंधन की सरकार थी बिहार में और जाति गणना के आंकड़े आए थे, उस आंकड़े में यह बताया गया था कि बिहार में 94 लाख परिवार ऐसे हैं जिनकी मासिक आमदनी 6,000 रुपए से कम है। अब आप कल्पना करिए, परिवार की बात हो रही है, एक परिवार में अगर हम लोग मान लें कि 5 आदमी का परिवार है और 6,000 रुपए की मासिक आमदनी नहीं है, मतलब वो प्रति व्यक्ति वो परिवार 1,200 रुपए नहीं कमा रहा है।
तो ऐसे परिवारों को, और फिर 20 साल की सरकार के बाद ये नीतीश कुमार खुद ही ये आंकड़ा पेश कर रहे थे, कितने शर्म की बात है, लेकिन खैर नेता ही हो गए तो फिर क्या शर्म की बात है। उसके बाद आप जब कह रहे हैं कि 1200 रुपए प्रति व्यक्ति नहीं कमाने वाले 94 लाख परिवार हैं, मोटे तौर पर 5 करोड़ लोग हैं, और हम हर परिवार को 2 लाख रुपए देंगे, आपके पास 2 लाख करोड़ रुपए कहां से आएंगे भाई? ये जब आप कह रहे हैं, ये सवाल देखिए, बिल्कुल ये सवाल तो है 2 लाख करोड़ कहां आएंगे। लेकिन सर 2-3 चीजें, एक तो आपने कहा कि महागठबंधन तैयारी कर रही है। महागठबंधन क्या तैयारी कर रही है? एक दिन हमने पहले भी बात की, थोड़ा आपको और दिखाऊंगा, कुछ वीडियो भी दिखाता हूं आज आपको, इनकी तैयारियां और कैसी तैयारी है, मैं तो आश्चर्यचकित रहता हूं। लेकिन खैर उस पर बाद में बात करते हैं। लेकिन भाई अकाउंट में सर यदि 3 महीना इन्होंने गिरा दिया, जो महाराष्ट्र में गिराया, बाद में स्क्रूटनी कर दिया इन्होंने, 400 की जगह 1200 रुपए गिरने लगेंगे। यदि दीदी की रसोई यदि बाद में बंद हो जाए, महीने भर में यदि खुलवा दिया इन्होंने, उसमें महिलाएं जो लगेंगी, इन्वॉल्व होंगी वो, और जो जिनके लिए 20 रुपए में अवेलेबल होगा वो, तो वो सब तो, और 94 लाख में भी राजस्थान में इन्होंने फॉर्म भरवा करके अपना गहलोत सरकार को ज्यादा, जबकि गहलोत सरकार वहां पैसा दे रही थी, तब भी फॉर्म भरवाया, इन्होंने कहा कि हम भी देंगे, और इस तरह से माहौल बनाया, तो यहाँ भी फॉर्म भी भरवा लेंगे कम से कम 94 लाख परिवारों के लिए। तो ये स्थिति है, तो ये तो कम से कम वर्क करेगा। 2 एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। हेमंत सोरेन के वापस आने की बड़ी वजहों में से उनका अपना माई बहन योजना भी, ये मैया सम्मान योजना, हाँ, तो वो योजना भी तो थी, और बाकी दूसरी वजह थी। सिर्फ दिल्ली और राजस्थान 2 ऐसी सरकारें रही हैं, दोनों ही विपक्ष की सरकारें रही हैं, जो वापस नहीं आई, इसके बावजूद कि उन्होंने घोषणाएं की। लेकिन बाकी सारी सरकारें घोषणाओं के साथ रिपीट हो रही हैं, और हमें लगता है यही स्थिरता का मंत्र भी है। लाए मनमोहन सिंह, लेकिन वो इसके पहले किसका प्रयोग कर पाते, 2014 में एक वेव में उड़ गए, वो मनरेगा वाला जो आया था सर, अजित सर। नहीं देखिए, हम बार बार हमने पहले कहा कि अगर बहुत ही एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, बहुत गुस्सा नहीं है, उखाड़ फेंकने का भाव नहीं है कि हटा ही देना है, तो फिर इस तरह की योजनाएं काम कर जाती हैं। जैसे झारखंड में भी आप देखिए, तेजस्वी, माफ करिएगा, हेमंत सोरेन को उखाड़ फेंकना, उनकी सरकार को हटा देना, ये भाव नहीं था। उल्टे एक सहानुभूति थी, उनको जिस तरह से गिरफ्तार किया गया और उनको जेल में डाला गया, और उसके बाद वो उनकी पत्नी ने कल्पना सोरेन ने जिस तरह की मेहनत की, जिस तरह से, तो एक सहानुभूति का भाव था उनके। और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजिक गलतियां थी, जो उन्होंने हेमंत बिश्व शर्मा और शिवराज सिंह चौहान को आगे करके किया। तो ये जो नाराजगी थी, उस नाराजगी, वो अपोजिशन के, मतलब भाजपा के प्रति ज्यादा नाराजगी थी हेमंत सोरेन। तो हेमंत सोरेन कामयाब हो गए मैया सम्मान योजना से। ऐसे ही मतलब हम आपकी इस बात से सहमत है कि ज्यादातर सरकारें रिपीट हो रही हैं कि पैसा आप खाते में डाल दे रहे हैं। जैसे महाराष्ट्र में तो क्या किया कि एक ही बार 3 महीने का एडवांस डाल दिया, मतलब 7,500 रुपए एडवांस डाल दिए लोगों के खाते में चुनाव के ठीक पहले। और या हरियाणा में हम लोगों ने देखा कि जिस दिन हरियाणा में वोटिंग हो रही थी, उस दिन किसान सम्मान निधि का पैसा गया लोगों के खाते में, 2-2 हजार रुपए गए। लोग बूथ पर खड़े हैं और उनकी घंटी बज रही है और उनके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं 2-2 हजार रुपए। तो ये चीजें होंगी, जब पैसा आएगा तो वोटिंग बिहेवियर तो प्रभावित होता ही है। ये एक बड़ा चैलेंज हो गया तेजस्वी यादव के लिए, और ऐसा नहीं है कि उन्होंने इसकी कल्पना नहीं की होगी या इसके बारे में नहीं सोचा होगा। वो निश्चित रूप से उनको आइडिया होगा कि ये चीजें आएंगी, इस तरह की चीजें होंगी। इसीलिए संजीव जी, उन्होंने अपनी पोजीशनिंग पहले कर ली थी कि हम आएंगे तो महिलाओं को 2,500 रुपए देंगे, हम आएंगे तो ये वृद्धावस्था या दिव्यांगजन का पेंशन या विधवाओं का पेंशन हम बढ़ाएंगे, हम उसको ज्यादा करेंगे। ये सब बातें वो पहले कर चुके हैं। अब ये है कि कितना इफेक्टिवली वो ये कैंपेन करते हैं कि हमने कहा तो हमारे दबाव में ये सरकार पैसे दे रही है, और हम आएंगे तो हम इसे ज्यादा देंगे। जैसे हम आएंगे वो कहेंगे, जैसे हमको ध्यान आ रहा है, वो कह रहे थे कि 1,600 रुपए देंगे ये वृद्धावस्था पेंशन और विधवा या दिव्यांगजन का, या महिलाओं को 2,500 रुपए देंगे। तो इस पर वो कितना यकीन दिला पाते हैं लोगों को, क्या कैंपेन, कितना इफेक्टिवली कैंपेन चला सकते हैं इसे, ये सवाल है। कैंपेन की कहानी आपको दिखाता हूं, वो तो एक पार्ट अचानक मुझे लगा कि उस पर आपसे जरूर बात करनी चाहिए। तो कैंपेन में अब बात तो यहां आ गई ना सर, कुल मिलाकर के, कि जो अभिमन्यु हैं वो चक्रव्यूह में घेरे जा रहे हैं। इनके पास ताकत है, समझदारी है, जो अभिमन्यु की कथा मिथक में है, लेकिन वो 7वां दरवाजा तोड़ना होता है। तो अभी ये आप कह रहे हैं कि ये चीजें मिलेंगी तो एक माहौल बन रहा है, इन्होंने भी एक बना रखा है कि ये, लेकिन अब सवाल बनता है कि कितना वेब पैदा कर, एक तो विश्वास जो नीतीश जी के पास है, सरकार है,
और दूसरा इधर इन्होंने भी परफॉर्म किया था। तो ये विश्वास कितना कन्वे कर पाते हैं और वेव कितना पैदा कर पाते हैं। क्या वेव अभी पैदा आपको दिखाई पड़ता है बिहार में? अभी तक तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा वेव है कि उड़ा ले जाए एक सरकार को। अजीत सर, ये हम कह रहे हैं, हम शुरू से कह रहे हैं कि कोई ऐसी लहर, ऐसी आंधी नहीं उठी है अभी, या कोई ऐसी नाराजगी नहीं दिख रही है हमको कि उखाड़ फेंकना है। नीतीश कुमार से निराशा है लोगों को, नाराजगी नहीं कहेंगे उसको, लोगों को निराशा है कि अब वो उनकी उम्मीदों पर, उनकी कसौटियों पर अब खरा नहीं उतर पा रहे हैं, वो उनकी उम्मीदों के मुताबिक काम नहीं कर पा रहे हैं, उनको बदल देना है, ये वो बदल जाए, दूसरा आदमी मुख्यमंत्री बन जाए। ये एक भाव बिहार में बना हुआ, बदलाव होगा। प्रशांत किशोर बार बार यही कह रहे हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, कौन बनेगा, किसका बनेगा, ये नहीं कह रहे। एनडीए कहीं बनेगा, या तेजस्वी यादव बनेंगे, या प्रशांत किशोर कोई ऐसी स्थिति पैदा कर देंगे। तो बदलाव का बड़ी एक धीमी सी लहर है, वो कोई बड़ी तीव्र आवेग उसका नहीं दिख रहा है हमको। ये बात तो ये सही है। दूसरा, आपने कहा ना कि अभिमन्यु जब चक्रव्यूह में गया, जिस तरह से तेजस्वी को पता था, जिस चक्रव्यूह की बात करें, जिस मैथोलॉजिकल चक्रव्यूह की, तो वो पता था अभिमन्यु को, उनको पता था कि 7वां दरवाजा वो नहीं तोड़ सकते हैं, और अपोजिशन को भी पता था। इसलिए अर्जुन को युद्ध क्षेत्र से दूर ले जाना था, कहीं उनको ये भी ले जाया गया, अर्जुन युद्ध क्षेत्र से दूर गए। और उस समय अभिमन्यु को जानते बूझते अभिमन्यु घुसे थे। इनके पास ऐसा नहीं है कि तेजस्वी को नहीं पता है कि हम चक्रव्यूह में घुस रहे हैं। इनके साथ एडवांटेज ये है कि अभिमन्यु को घेरने के लिए उस समय कौरव पक्ष में जैसे योद्धा थे, जैसे बहादुर जैसे लोग थे, वैसा कोई अभी हमको एनडीए में नहीं दिख रहा है। मतलब एनडीए, ये बड़ी बात कर रहे हैं। हाँ। लेकिन जो आप पिछड़ा नैरेटिव है, पिछड़ा नैरेटिव जो पैदा कर रहे हैं, जो आपने कहा कि ये भी तैयारी कर रहे हैं, उसमें कुर्मी और कोयरी, लव और कुश, नीतीश और सम्राट, ये 2 चेहरा तो है। दूसरी तरफ याद आओ, बिल्कुल है। हम उस बात में हम आपको हम वो अभी उस पर नहीं आए थे। लेकिन जो योद्धा की बात होती है, जो घेरने के लिए थे, दुर्योधन भी था और कर्ण भी थे, सब थे, सारे योद्धा थे जिन्होंने अभिमन्यु को घेर लिया। मान लीजिए वैसे योद्धा नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि एनडीए ने तैयारी नहीं किया, कोई वैसा लड़ाका तैयार नहीं किया हुआ है। तेजस्वी यादव के स्टेचर का अगर आप नीतीश कुमार को छोड़ दें तो कोई देता नहीं है एनडीए में। और ये हम बार बार कहते हैं कि एक बहुत नेचुरल वे में तेजस्वी इमर्ज हुए हैं एक लीडर के तौर पर बिहार के। तो वो उनका एक एडवांटेज होगा। उनको घेरने के लिए जो योद्धा आएंगे, उनसे वो लड़ने में कामयाब सक्षम है, हमको ये अभी दिख रहा है। लेकिन जिस समय आपने नीतीश के बाद और सम्राट चौधरी की जो बात कही है, कल ही विजय चौधरी ने अनाउंस किया एक कार्यक्रम में, जहां उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार में नीतीश के बाद नंबर 2 नेता सम्राट चौधरी। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अनाउंस किया गया कि जो ये बार बार अब सवाल उठना था कि तेजस्वी से कौन लड़ेगा, तो अपनी तरफ से बता दिया कि सम्राट चौधरी लड़ेंगे। ये एक जेडीयू के नेता ने कहा बीजेपी के एक नेता के बारे में। और दूसरा, कुशवाहा वोट को लेकर के जो संशय है कि वो वोट बड़ा टेक्टिकल है, वो वोटिंग जो है उम्मीदवार के आधार पर वोट करता है। और तेजस्वी यादव ने एक दिन पहले ही रेणु कुशवाहा, राघवेंद्र कुशवाहा और वो तमाम बड़े कुशवाहा नेताओं की एक जमात अपनी पार्टी में शामिल की। अभय कुशवाहा को उन्होंने लोकसभा में अपनी पार्टी का नेता बना रखा है, और लोकसभा चुनाव में बड़ा इफेक्टिवली इसको आजमाया उन्होंने, इस दाव को। चाहे काराकाट सीट पर हो, चाहे औरंगाबाद सीट पर हो, चाहे जहानाबाद सीट पर हो, खगड़िया सीट पर हो, मोतिहारी पूर्वी चंपारण की सीट पर हो, बड़े इफेक्टिव तरीके से इस बात को आजमाया गया। तो ये स्थिति उसको विधानसभा चुनाव में भी वो लोग आजमा सकते हैं। इसको काटने के लिए सम्राट चौधरी का एक चेहरा, सम्राट चौधरी का एक नाम अपनी तरफ से एनडीए ने मतलब फ्लोट कर दिया कि भाई वो नहीं हो कि जो गैर यादव पिछड़ा है 13%, 27% पिछड़ी आबादी में गैर यादव 13% जो पिछड़ा है, वो वोट कहीं नहीं जाए, वो वोट हमारे साथ रहे। हालांकि उसमें कुछ मुस्लिम भी है, लेकिन मोटे तौर पर कोयली, कुर्मी, धानुपति पिछड़ा में आता है। इस वोट को घेर करके, रोक करके रखने का एक दाव चला गया। कितना कामयाब होगा, कितना उनके नाम का मैसेज बनाया जाएगा सम्राट चौधरी का, इस पर भी डिपेंड करेगा। लेकिन हम खाली ये तेजस्वी के इसकी बात नहीं करते। तेजस्वी का जो नैरेटिव जिसकी हम बात कर रहे थे, वो ये है कि वो इस क्रेडिट वार जो होता है कि हमारी वजह से पैसे मिल रहे हैं, हमारी वजह से जो ये एक वार है, इसका कितना यकीन दिला पाते हैं लोगों को, कितना वो इफेक्टिव कैंपेन चला पाते हैं कि ये लोग माने कि हाँ तेजस्वी नए हैं और नीतीश कुमार अब हाशिए में जा रहे हैं, अस्त हो रहा है उनका सूरज, तो तेजस्वी बेटर विकल्प है, वो हमको ज्यादा पैसे देंगे। ये अगर यकीन दिला पाते हैं तो दरवाजा टूट जाएगा, नहीं तो नहीं टूटेगा। हाँ बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात है, विश्वास कि तेजस्वी कर सकते हैं, तेजस्वी ने किया है। और दूसरा वेव तो सर उसके बिना कैसे होगा। और फिर एक बार इस पर आएंगे, ये जो लव कुश का समीकरण है और ये जो
यादव समीकरण है। यादव के साथ अब यादव रथ पे तो धानुक आ चुके हैं, मंगनीलाल मंडल आ चुके हैं, तब वो बात हो रही है। इसके अलावा आपने कैटेगरिकली बताया कि किस तरह से कुशवाहा नेताओं पे काम हो रहा है, तो देखना यह है कि कौन कुशवाहा, बेचारे उपेंद्र कुशवाहा का क्या होगा, सम्राट चौधरी। लेकिन एक खूबसूरती बड़ी है इनके पास और संघ वालों के पास और बीजेपी के पास, कि वो माने वो बहुत मोटी चमड़ी है, माने वो वल्नरेबल बहुत नहीं है। वो ये नहीं देखते हैं कि हमारे दादा को, कि नानी को, कि दादी को, कि नाना को आपने गाली दी थी। वो तो मोदी जी को गाली देने वाला कपिल मिश्रा पानी पी पी के विधानसभा में, और यहाँ आप सम्राट चौधरी, इनके पिताजी ने क्या सब नहीं कहा, गाड़ देंगे यही, मार देंगे यही मोदी को। सम्राट चौधरी उधर आसाम में देखिए, कांग्रेस के ही तर्कस से एक तीर निकाला और जो है उसको ऐसा बम बना दिया है कि वो पूरा सांप्रदायिक बम की तरफ फटते रहते हैं। तो ये इनकी तैयारी होती है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि राजद को राजद के कांटे से लड़ने की तैयारी है इनकी, तीर से लड़ने की तैयारी है। सम्राट मतलब राजद से अंदाज में लड़ना होगा। आप जिस तरह से आपका अपोनेंट लड़ेगा, आपका प्रतिद्वंदी लड़ेगा, उसी तरह के हथियार से आपको भी लड़ना होगा। और उसको एंटिसिपेट करके, पहले ही उसका अनुमान लगा करके, और तेजस्वी यादव ने लोक लुभावन घोषणाएं समय रहते कर दी। अब वो उसका क्रेडिट ले रहे हैं, हम बार बार कह रहे हैं कि उसका कितना क्रेडिट मिलेगा ये अलग बात है, लेकिन उनको ये अंदाजा तो था कि क्या करेगी सरकार। बिल्कुल, ये क्रेडिट लेने की तैयारी कितनी है उसको हम थोड़ी देर में और दिखाएंगे आपको, तब और उस पर बात करेंगे। लेकिन इस बीच में एक चीज बताइए कि ये जो ध्रुवीकरण है, ध्रुवीकरण हॉस्टिलिटी से आज तय हो सकती है क्या? सारिका पासवान को जितनी जल्दी वो वापस ये लोग तीर तर्कस में ले लेंगे, क्योंकि आशुतोष कुमार का क्या खत्म होने वाला है? आशुतोष कुमार 40-50 हजार वोट का ये है, और वो मुश्किल से वो फायदा ही पहुंचाया था। तो जितनी जल्दी, या पोलराइजेशन इनको फायदा देगा, क्या देख रहे हैं आप? ये जो कहानी चली सारिका पासवान बनाम आशुतोष कुमार, और वो सच में भूमिहार या सवर्ण ताकत है कि वो इस तरह से कर भी ले जा रहा है कि आप वो लगातार चुनौती दिए जा रहा है, उसको लग रहा है हमारा कुछ बिगड़ेगा नहीं। तो ये सब हो रहा है, लेकिन फाइनली होगा क्या? फाइनली इसमें नुकसान या लाभ? नहीं, देखिए, ये तो ये सब बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं। मतलब ये कहानी के एक बड़े प्लॉट का ये सब प्लॉट है, और ऐसे कई सब प्लॉट्स होंगे, अभी कई सब प्लॉट्स आएंगे, आप देखिएगा, ऐसे आएंगे कई सब प्लॉट्स आएंगे। और वो अभी जैसे इशारों में ही आरजेडी का जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का हैंडल है, वहां उत्तर प्रदेश की भी जो घटना हुई, जहां कथा बांचने वाले लोगों का जाति के आधार पर ये खबरें आई कि मुंडन किया गया या उनका मुंह काला किया गया, जिन लोगों को अखिलेश यादव ने बाद में सम्मानित किया, तो उसका भी इशारों में एक हैंडल पर आया, एक पोस्ट आया, लंबा आरजेडी ने पोस्ट किया। और सारिका पासवान वाले मामले में भी पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से पोस्ट हुआ। तो ये एक तरह का सब प्लॉट का हिस्सा है ये, कि आप चल रही अगर चीजें, कोई अगड़ा बनाम पिछड़ा का कोई डिस्कोर्स शुरू हो सकता है, तो उसको शुरू करके छोड़ दो, उसमें कोई बड़ा नेता इन्वॉल्व नहीं होगा। ये क्योंकि उनको पता है कि ये बासी कढ़ी में उबाल लाने की तरह है। एक बार आप इस दाव को कई बार आप नहीं लगातार खेल सकते हैं। जैसे बीजेपी को अल्टीमेटली मंदिर का दाव छोड़ना पड़ा, क्योंकि आप मंदिर का दाव बहुत नहीं खेल सकते, आप उसको जितना निचोड़ सकते थे आप निचोड़ चुके। तो ये जो अगड़ा बनाम पिछड़ा का आखिरी लड़ाई 2015 का असेंबली इलेक्शन था, जब लालू यादव और नीतीश कुमार साथ में थे, तो आपने एक्सप्लॉइट कर लिया उस इशू को। आप फिर अगर ये कोशिश करते हैं कि किसी के बयान के बहाने, वो भी आशुतोष कुमार जैसे किसी व्यक्ति के बयान के बहाने या उत्तर प्रदेश की किसी घटना के बहाने, हम ये माहौल बना देंगे कि बिहार में अगड़ा बनाम पिछड़ा हो जाएगा सोशल मीडिया पर के नैरेटिव में, और बहुत जोर जोर से बोलने और अपना आपत्तिजनक गंदी बातें करने से तो नहीं होगा। ये सब पहले हरियाणा उरियाना में चलता था सर, इस तरह के वीडियो देखता था। अब यहाँ भी वो फिर उसने वीडियो जारी किया, जीभ निकाल लेंगे और ये कर लेंगे। लेकिन चलिए, इसका कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। हमने कहा कि ये सब प्लॉट्स का भी एक पार्ट है। चलो, इससे कुछ भी फायदा अगर हो जाता है 2 पैसे का, तो कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। ये चुनाव का मुद्दा नहीं, आरजेडी इस मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ने जा रही है। आरजेडी अभी ये जो हमने कहा कि सब प्लॉट का हिस्सा है। प्लॉट वही है जो तेजस्वी यादव ने कहा कि माई बाप की पार्टी है, जिसमें अगड़े भी हैं, पिछड़े भी हैं, अल्पसंख्यक भी हैं, दलित भी हैं, सब हैं। जब तक वो रेनबो कोलिशन नहीं बनाएंगे तेजस्वी यादव, जब तक जिसको हम पहले भी कहते थे, बार बार नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता था ना कि कोलिशन ऑफ एक्सट्रीम बनाते हैं, अत्यंत पिछड़ी जातियां। और लॉ कुछ भी, देखिए, लॉ कुछ कोई पिछड़ी जातियों में है, लेकिन कोई दबी कुचली जाति नहीं है। कोयरी कुर्मी बिहार में कोई दबी कुचली जाति नहीं है, जैसे यादव कोई दबी कुचली जाति नहीं है।
तो वो और फॉरवर्ड भी है, लॉकुस भी है और उसी में अति पिछड़ा भी है। मतलब कोलिशन ऑफ एक्सट्रीम जो नीतीश कुमार करते थे पॉलिटिकल परिवर्तन, बिल्कुल पॉलिटिकल परिवर्तन तो सर दबी कुचली जातियां कर भी नहीं पाती, वो साथ आ सकती हैं बहुत। तो हाँ वो साथ आ सकती हैं आपके, तो वो साथ लेने, लेकिन वो होता था कि पहले हम लोग ये मानते थे जो क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरीज में कि दबी कुचली जातियां भी उन सबमिसिव जातियों के साथ जाएंगी, उन जातियों के साथ जाएंगी जिनसे उनको सोशल लेवल पर कोई थ्रेट नहीं फील होता है। बहुत दिनों से बिल्कुल कुशवाहा कोयरी आकांक्षा बहुत दिनों से है कि बिहार की ड्राइविंग सीट पे बैठे। एक और नेता देखा कि उन्होंने कार्यक्रम किया, लेकिन जरा अब इस पर टेस्ट करते हैं कि ये जो तैयारी है, देखिए पहले भी हमने एक एपिसोड ही किया है इस पर, लेकिन आज आपसे पूछते हैं कि ये जो तैयारी है, मैं तब तक वीडियो अपलोड करता हूँ, इस बीच में आपसे एक टिप्पणी ले लेता हूँ, वीडियो और कुछ फोटो अपलोड करके बात करेंगे कि तेज प्रताप अब अखिलेश जी से बात कर ली, वीडियो जारी कर देते हैं, कर क्या रहे हैं, वो कहाँ फटने वाले। हालांकि उनके बारे में मेरा अनुमान है कि वो ऐसे ऐतिहासिक नियति पे पहुंच गए हैं, एक पोस्ट लिखा था हमने कि वो जैसे माने वो होता है सिस्टम में कि आप वो मुश्किल होता है, यदि तेजस्वी को तय कर लिया परिवार ने, समाज ने और इतिहास ने, तो तेज प्रताप जितनी जल्दी समेटा जाएं और इस यथार्थ को समझ लें तो जीवित रहेंगे, जीवित मतलब पॉलिटिकली, अदरवाइज वो फिर उनको मुश्किल होगी, एक विधायक बन के रह जाएंगे या साधु यादव और सुभाष यादव की गति को प्राप्त करेंगे। अजीत सर तेज प्रताप परिघटना पर बोले और उसके बाद। नहीं बिल्कुल आपने बता दिया, जो हमको कहना था वो आपने कह दिया। ये उन जब परिवार ने तय कर लिया कि तेजस्वी यादव ही परिवार की लीगेसी जो है, पॉलिटिक्स जो है उसको आगे ले जाएंगे, तो फिर बाकी लोगों को भी तेजस्वी यादव को स्वीकार करके उनको मजबूत करना चाहिए। उसमें फिर सब आदमी का भला होगा, उसमें फिर हर व्यक्ति राजनीतिक रूप से रेलिवेंट भी बना रहेगा, महत्वपूर्ण बना रहेगा और किसी न किसी पद पर रहेगा। इसकी कई मिसालें हम लोग अपने बिहार देश की राजनीति में दे सकते हैं। आप देखिए, मतलब क्या नाम था उनका, जो अलागिरी थे, एमके अलागिरी, उनको ये बात हजम नहीं हुई कि कैसे करुणानिधि ने छोटे भाई मतलब एमके स्टालिन को कैसे नेता बना दिया, जबकि हम बड़े हैं। और मदुरई का पूरा इलाका, तमिलनाडु में जो मदुरई का पूरा इलाका था, वो मदुरई के किंग थे, अनक्राउंड किंग थे, बेताज बादशाह थे अलागिरी। उनको लगता था कि हम इतने पावरफुल हैं और बड़े भी हैं, तो हमारा हक बनता है। करुणानिधि ने एमके स्टालिन को चुन दिया और अलागिरी ने विरोध किया। आज कहीं आप नाम सुनते हैं अलागिरी, उनके परिवार का कोई व्यक्ति न एमएलए है न एमपी है, वो घर बैठ के सारी ताकत होने के बावजूद, और स्टालिन मुख्यमंत्री है अभी। ये एक एग्जाम्पल है। और दूसरा एग्जाम्पल है एच डी रेवन्ना का और एच डी कुमारस्वामी का। कुमारस्वामी भी छोटे भाई है और एच डी रेवन्ना बड़े भाई है, लेकिन देवगौड़ा ने तय किया कि भाई हम कुमारस्वामी, हमारी लीगेसी, हमारी पॉलिटिक्स को आगे ले जाएंगे, तो रेवन्ना ने एक्सेप्ट कर लिया। तो रेवन्ना भी विधायक होते हैं, मंत्री बनते हैं, जब सरकार बनती है तो रेवन्ना का बेटा एमपी होता है, उनकी पत्नी चुनाव लड़ती है, मतलब सब आदमी फिर परिवार में एडजस्ट हो जाता है। अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आप हर आदमी उसके साथ चल सकता है। आप अगर आती है परिवार के पास तो सब आदमी का उसमें हिस्सा होगा, नहीं तो फिर आपकी स्थिति अलागिरी वाली हो जाएगी। ये तेज प्रताप को पता नहीं वो राजनीतिक इतिहास को या राजनीतिक घटनाक्रम को देखते हैं या नहीं इस नजरिए से, लेकिन उनके इर्द गिर्द पता नहीं कौन से लोग होंगे। लेकिन दूसरे पप्पू यादव, हालांकि एक चुनाव में क्या उनकी ये हैसियत है कि वो चुनाव में कोई ऐसी स्थिति पैदा कर दें, एक चुनाव में नुकसान कर दें, 2% का भी 1% का भी। क्या पप्पू यादव इतना भी नुकसान कर पाने की स्थिति में होंगे? टिप्पणी इस पर करेंगे। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि बड़े पत्रकार या बड़ा विश्लेषक जो होता है वो स्थितियों के पार जाकर देखता है। अजीत जी का जो ये विश्लेषण है कि आशुतोष कुमार और सारिका पासवान, बहुत सारे लोग उसी में अटके रहेंगे, ये केंद्रीय मसला नहीं है अगड़ा बनाम पिछड़ा के लिए। अगड़ा बनाम पिछड़ा के दूसरे विषय, एक तो हम लोगों ने जो, हाँ, तो ये मैं उसी वक्त कहना चाह रहा था, जब आपने कहा तो मैं भूल गया था, तो मैंने सोचा कि दर्शकों को थोड़ा याद दिला दूं। ये इसलिए अजीत जी को सुनते रहिए, सुनना चाहिए। हर शुक्रवार को हमारे यहाँ आ रहे हैं और कई जगहों, एक जगह पे जो है वो रोज ही जा रहे हैं, तो उधर भी सुन लीजिए जा करके। मैं लाइव सिटी की बात कर रहा हूँ, लेकिन खैर अजीत सर, तो आपने जो सवाल किया है, मैं संजीव जी, ये कर सकते थे, तेज प्रताप यादव कर सकते थे। और इसलिए नहीं कि लालू यादव के बड़े बेटे हैं, इसलिए क्योंकि उन्होंने एक तेजस्वी के साथ रहते हुए भी अपना एक इंडिपेंडेंट फैन बेस बनाया था। एक खास तरह की वो पॉलिटिक्स, मैवरिक पॉलिटिक्स जो होती है वो करते हैं और लोग उनको, कई लोग, काफी लोग पसंद भी करते हैं।
लेकिन ये चुनाव जो है ना वो गलत चॉइस है, इस चुनाव में नहीं कर सकते हैं। अगर कोई दूसरा सामान्य चुनाव होता तो वो कुछ नुकसान कर सकते थे। ये हाईली पोलराइज्ड इलेक्शन होने वाला है, जिसमें जो उनका कोर बेस है, जो उनका फैन बेस भी है, वो इस बार तेजस्वी को नहीं चुनेगा। ये चुनाव रॉन्ग चॉइस हो जाएगा। अगर इसमें वो डैमेज करना चाहेंगे तो इसमें नहीं कर पाएंगे, ये रॉन्ग चॉइस है, ये इस चुनाव में नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, यानी सिस्टम ने तय कर लिया है कि हमको, हालांकि पांडु से तेजस्वी की तुलना नहीं हो सकती, तेजस्वी सक्षम है, हर तरह से सिद्ध किया है, लेकिन फिर भी महाभारत की कथा उनको बहुत प्रिय है तेज प्रताप को। कोई उनके लोग सुनते हो या समझते हो तो उनको समझाइए कि धृतराष्ट्र की स्थिति जो हो गई थी, आंख से मैं नहीं कह रहा हूं, ना चुने जा, बेचारा राज्य उसी का था। यदि उस समय के तत्कालीन नियम को देखिए तो राज्य उसका था, उसके बाद दुर्योधन का था, लेकिन इतिहास ने उनको इतना रॉन्ग पेज पे डाल दिया कि आज तक खलनायक ही माने जाते हैं। तो बचिए, खलनायक होने से भी बचना पड़ेगा तेज प्रताप जी को। और जैसे अभी आपने कहा ना, जैसे अभी आपने संजीव जी उत्तर अखिलेश यादव से ही उनकी बात हुई है, उसी की मिसाल समझे ना, वो तेज प्रताप को मुलायम सिंह यादव की मिसाल समझे कि मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री हुए और परिवार एकजुट रहा। तो एक समय ऐसा था कि 8 लोग एमएलए एमपी थे परिवार के, 8 या 9 लोग, और टोटल 11-12 लोग अलग अलग चुने हुए पदों पर थे, महत्वपूर्ण पदों। तो उनके साथ पूरा कुनबा साथ में रहा, वो दूसरे लोगों को भी साथ लेकर के चलते रहे, सब राजनीतिक रूप से प्रासंगिक बने रहे। तो अगर तेज प्रताप को राजनीतिक रूप से प्रासंगिक बने रहना है तो जो नेता चुन लिया गया है उसके साथ चलें, ये उसमें उनकी भलाई है, नहीं तो एकदम इरेलीवेंट हो जाएगी। बल्कि मुलायम सिंह पर एक बात और याद आ गई सर, यादवों को तो इससे खूब सीखना चाहिए। यादव, इसलिए ये लवकुश को तोड़ना है तो ये समझना पड़ेगा कि कृष्ण को चुना तो दाऊद हमेशा दाऊ बने रह गए, बलराम, हाँ बलराम सत्ता बल्कि कुर्सी पे भी बैठ गए, तब भी दाऊ हमेशा दाऊ बने रहेगा। बाद में कुर्सी इनको मिल गई। लेकिन मुलायम सिंह यादव की यहाँ कहानी है, वो देखने लायक है कि बाप ने, हालांकि वो चरखा दांव चला उन्होंने, लेकिन बाप से भी भिड़ गए जब अखिलेश, उसी बाप का तय किया हुआ, उन्हीं पिताजी का तय किया हुआ, मुलायम सिंह जी का तय किया हुआ अखिलेश यादव, और उसी से मुलायम सिंह खुद टकरा गए। लेकिन मुलायम सिंह के साथ भी जनता नहीं गई, परिवार बचा लिया उन्होंने। वो चरखा दांव था, परिवार भी बचाना था, बेटा भी बचाना था, राज भी, विरासत भी बचानी थी, तो उसमें सफल रहे वो। लेकिन जनता ने उस तरह के दाव, उतना कॉम्प्लिकेटेड दाव चलने वाला तो अब कोई पॉलिटिशियन है नहीं ना देश में, अब तो कोई नहीं है, कोई नहीं चल सकता। शरद पवार बचा हुआ है, बेचारा कर नहीं पाए, लेकिन वो आखिरी है, अब वो आखिरी है उस पीढ़ी के। लालू यादव और शरद पवार आप कह सकते हैं, जिनकी पॉलिटिक्स इतनी लेयर्ड होती है कि बड़ा मुश्किल होता है समझना, उसको भेद पाना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत लेयर्ड पॉलिटिक्स होती है। और वो तो इनके, शरद पवार के बारे में तो वीर सांघवी ने अपनी किताब में लिखा कि वो अगर वो आपको एयरपोर्ट पर दिखाई दें और उनके हाथ में मुंबई जाने का बोर्डिंग पास आप देखें तो जरूरी नहीं है कि वो मुंबई उतरे, हो सकता है कि वो चेन्नई उतरे। तो ये उनका जो इतना लेयर्ड पॉलिटिक्स थी, उससे मुलायम सिंह यादव की लेयर्ड पॉलिटिक्स थी। अब वो इतनी लेयर्ड नहीं है पॉलिटिक्स, लेकिन उनसे कुछ सीखने की कोशिश करनी चाहिए कि परिवार को कैसे साथ लेकर के चला जाता है। बिल्कुल, और जनता कैसे तय कर लेती है, पिता के खिलाफ भी अखिलेश यादव को तय। अब देखिए सर कैसे पहुंच रही है आरजेडी, आप अपनी टिप्पणी दीजिएगा, क्या ऐसे विश्वास हासिल करेगी और क्या ऐसे अपना संदेश पहुंचा पाएगी, या उसे कुछ और करना है? मैंने पहले भी इस पर बात की है, हेमंत जी से की है, लेकिन ये देखिए आरजेडी बना रही है बर्बाद के लिए हम दिन रात चिंता करते हैं, तो बस अपने प्यारे न्यारे दामाद के लिए, अपने प्यारे न्यारे दामाद के लिए, दामाद के लिए, दामाद के लिए, ना गिरते पुलों के हालात के लिए, ना रोज बिहार में बढ़ते अपराध के लिए हम दिन रात चिंता करते हैं, तो बस अपने प्यारे न्यारे दामाद के लिए, अपने प्यारे न्यारे दामाद के लिए, दामाद के लिए। के लिए ना बिहार के लिए। तो इतना ही दिखाते हैं, पूरा देखने के लिए हमने हेमंत जी से भी बात की है, तो उसको जो वीडियो देख ले। आप देखिए,
बता भैया, सुना है लड़का को सरकारी नौकरी लग गया है। ये बीजेपी बाबूजी के लिए 3 ठो पान बनाइए टनाटन। बता भैया, सुना है लड़का को सरकारी नौकरी लग गया है। इस सरकार में बिहार के जुझारू बच्चा लोग को बिना भेदभाव के सरकारी नौकरी मिल रही है। हाँ भैया, इस सरकार में सब बढ़िया काम हो रहा है। हाँ सरकार सब एक जैसी ही होती है। 20 साल पहले वाली कौन सी बुरी थी? क्या बोले? हाँ, कौन सी बुरी थी? अरे वो सरकार नहीं, बेकार था सब कुछ। अपनी बिटिया को डॉक्टरी करवाए और बिहार के बच्चों के लिए चरवाहा स्कूल खुलवाए। घोटाला करके जेल गए तो अपने बीबी को सीएम बना दिए और बिहार के पूरा देखना हो तो फिर 2-3 दिन पहले का वीडियो देख लीजिए। रेप, ये जातीय जदयू है नरसंहार, सर। यही था उनका बिहार मॉडल। अब तेजस्वी यादव उसी मॉडल को फिर से बिहार पर थोपना चाहते हैं। खुद पर घोटालों के आरोप, पढ़ाई अधूरी, अनुभव शून्य, पर सत्ता का लालच भरपूर। लालू तेजस्वी की जोड़ी का मतलब है। ये दिखाया हमने इसलिए आपको, ये पूरा हमने दिखा करके और बात कर रखी है पहले, जिनको देखना है। लेकिन क्या, सिंपल सवाल, हम अपनी ओर से कोई बात नहीं कह रहे हैं, क्या इस तरह से इस संप्रेषणीयता के साथ आरजेडी पहुंच पाएगी बीजेपी जनता के बीच में, अपना विश्वास लेकर के और अपने योजनाएं लेकर के? अजीत सर, अपोजिशन को हमेशा यकीन दिलाना मुश्किल होता है। आप संजीव जी इस बात को जान रहे हैं। अपोजिशन के ऊपर सरकार है, वो कर देगी। आप कह रहे हैं कि हम 1600 रुपए देंगे और सरकार 1100 रुपए देने लगेगी, तो उसका तो इम्पैक्ट ज्यादा होता ही है। तो अपोजिशन के सामने तो ये हमेशा एक समस्या होती है। और ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड की जो बात होती है, ये कभी नहीं होता है। इस हम लोग की डेमोक्रेसी में नहीं होता है। कई देशों में ऐसा है कि चुनाव के 6 महीने पहले या 3 महीने पहले सरकार बर्खास्त हो जाती है और एक नेशनल गवर्नमेंट बनती है, या एक वहां के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को आप अपॉइंट कर दीजिए जो चुनाव कराता है। तो वो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात जहां होती है वहां होती है। अपने हम लोग की डेमोक्रेसी में तो नहीं होती है। कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। तेजस्वी यादव को अपने साधन से घूमना है और प्रधानमंत्री सरकारी साधन से आते हैं, 8,500 करोड़ के जहाज से आते हैं, उनको एसपीजी की सिक्योरिटी लगी होती है और सरकारी कार्यक्रमों के लिए 50-100 करोड़ रुपए खर्च होते हैं और उसमें उनकी जनसभा होती है। तो ये जो वो तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होता है। आपके पास जो साधन है, अपने उतने सीमित साधनों में आपको जनता को यकीन दिलाना हो। दूसरे, आप अगर इस सरकार को 20 साल के इस कामकाज को अगर आप एक्सपोज कर देते हैं, सरकार की कमियां बताते हैं, उस पर लोगों को यकीन होता है, तो फिर उसका लाभ मिलेगा। तो ये कितना कर पाते हैं? जैसे ये दामाद वाली बात है, ये बात पता नहीं अचानक इतना फ्लेयर अप क्यों हुआ। ये कोई ऐसी बड़ी बात, दामादों को कोई ऐसा। हाँ, ये हमने उस दिन जब बात की, हालांकि सॉरी हेमंत जी नहीं, विनय ठाकुर थे, और इसके कम्युनिकेशन थ्योरी पे हमने बात की थी। लेकिन ये जो दामाद वाला आप तो कहेंगे, हम लोगों ने उसी दिन कहा था जितनी जल्दी अब इससे बाहर निकल जाए। हो गया, पहुंच गया जी। ये भी मेन प्लॉट नहीं हो सकता है ना आपके चुनाव लड़ने का। फिर आपसे सवाल पूछे जाने लगेंगे, आपको कटघरे में खड़ा किया जाएगा। फिर अगर जो वो पॉलिटिक्स है, जो जीतन राम मांझी ने एक हिंट किया, एक उनका पॉलिटिकल बयान था, आपने देखा ही होगा, जो उन्होंने कहा कि तेजस्वी इसलिए तो हम आपको हमारे परिवार की बात उठा रहे हैं क्योंकि उनको अपने परिवार के लोगों से मुक्ति पानी है, अपने लोगों को निपटाना है। तो ये इस बात को छोड़ें, अब हो गया। दामादों को, अरे दामाद तो मुख्यमंत्री बने बैठे हैं चंद्रबाबू नायडू, तो उसमें क्या है? वो बेटे दामाद मंत्री मुख्यमंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, उसमें क्या करना है? ये कौन सा अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष और सदस्य का पद को बहुत बड़ा पद है, लेकिन उसको छोड़ देना चाहिए। दूसरी चीजें हैं जो आप कह रहे हैं कि हम, जैसे कल आपने देखा होगा तेजस्वी यादव के एक सैंडल पर हमने देखा कि कोई 20 पॉइंट्स उन्होंने लिखे हैं और उन्होंने कहा कि अंधकार युग था ये जो 20 साल था। तो इस अंधकार युग पर यकीन दिला पाएंगे क्या आप लोगों को? जब बिहार के लोग इस पर यकीन करेंगे क्या कि आप 15 साल का जो जंगल राज कहा जाता है उसके मुकाबले ये 20 साल वाला अंधकार युग है। शिक्षा की हालत खराब है, स्वास्थ्य की हालत खराब है, रोजगार की हालत खराब है, पलायन बहुत हो रहा है। ये जो तमाम चीजें उन्होंने अपने हैंडल पर लिखा है, उसका यकीन दिलाएं, उस पर एक्सपोज करें सरकार। बताएं कि कैसे रोजगार नहीं मिला, बताएं कितना पलायन है और पलायन रोकने का काम नहीं हुआ। अपने 3-3.5 साल के जो मुख्यमंत्री काल की जो उपलब्धियां हैं वो बताते हैं, उसको सामने रखें और उस पर चैलेंज करें। है बहुत सारी चीजें, बहुत पॉजिटिव कैंपेन करने की भी चीजें हैं, उसको करें। मेन अब जो आपने कहा ना कम्युनिकेशन का, अब असली मामला कम्युनिकेशन का है। सरकार की पूरी ताकत है, माइट है, और एक सरकार की नहीं, डबल इंजन की सरकार की, भारत सरकार की ओर से जो चीजें, भारत सरकार की ओर से जो चीजें दी जाएंगी उनका हल्ला अलग मचेगा और राज्य सरकार जो चीजें देंगी उनका हल्ला अलग मचेगा। उसको कैसे काउंटर करेंगे? अभी भी उनके पास अपना 32-34%, 35% वोट का एक बड़ा आधार उनके साथ है
और अगर चमार उनके साथ जुड़ता है, मल्लाह का कुछ वोट अपने साथ वो ले आते हैं, कैंडिडेट का वोट ले आते हैं अपने साथ, तो वो बहुत ही बेटर पोजीशन में है। अभी से कोई गलती नहीं करनी है और एक पॉजिटिव कैंपेन बिल्ड करना है चुनाव के लिए। ये मुझे लगता है, पता नहीं है, हो सकता है मेरा अपना ओपिनियन हो, उस दिन हम लोगों ने जो कम्युनिकेशन थ्योरी पे बात की उस हिसाब से भी इससे मुक्ति पाना होगा। मुक्ति इन द सेंस कि इतना भी संसाधन कम नहीं है कि आप 4 एक्टर न रख लें, 10 एक्टर न रख लें। ये एआई वाला सर तो पहचानना मुश्किल है कि इसमें कौन जीतन राम मांझी है और कौन जो है, और एआई यही देगा। तो यदि आप एआई से चमत्कृत किसी टीम को लाके आप बैठ गए हैं, मैंने उस दिन भी कहा था अंदर की और भी कहानियां आ रही हैं इस टीम की, या इस टीम के जो लोग जिस तरह से बातें हो रही हैं। एक पत्रकारों की मीटिंग हुई और बड़ा रात में मीटिंग हुई, कुछ लोग आए दिल्ली से भी, यूट्यूबर्स थे, और जो स्ट्रेटजी है मैं सुन करके दंग हूँ। लेकिन वो चुनाव के बाद बोलूंगा, वो चुनाव जीत जाएंगे तब भी बोलूंगा, उससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं है। हम ऐसा नहीं है कि हम कहा वो ठाकुर सुहाती वाली बात नहीं है, और चुनाव हार जाएंगे तब भी बताऊंगा। लेकिन अजीत सर, आप कैसे देख रहे हैं ये कम्युनिकेशन के साथ, ये वाली टीम के साथ कुछ तो बदलाव लाना पड़ेगा। आप देखिए, ये लोग जदयू वाला सीधे संप्रेषणीय है, बीजेपी वाला सीधे बल्कि वो बता दे रहा है कि चौरसिया आयाती पे। इस सीरीज का कई वीडियो है सर, यदि आपने देखा होगा, कहीं नाई हैं, कहीं पान वाले हैं, ऐसा। जी अजीत सर। देखिए, ये सबसे बड़ा खतरा तेजस्वी यादव के सामने और या आरजेडी के सामने यही है कि जो रोज कमाने और रोज खाने वाला जो वर्ग है, जो मोटे तौर पर बीजेपी के साथ गया 2005 के साथ या पहले भी गया था, वो और जो नीतीश कुमार को अपना नेता माना, वो वर्ग जमीनी या सोशल जो स्ट्रक्चर है उसमें उसका कंट्राडिक्शन चलता है। यादवों के साथ बहुत सारी जगहों पर चलता है और मुसलमानों के साथ भी चलता है। जो आरजेडी का कोर ग्रुप है उसके साथ चलता है, जिसमें आपने कहा जो एक इस साइड में दिख रहा है, जो पान वाला है या जो नाई वाला है या जो सब्जी बेचने वाला है या जो मछली बेचने जा रहा है रोज, उसका जो टकराव है, सोशल कॉन्फ्लिक्ट है नीचे का, उसको बहुत एक्सपोज करके, बहुत अच्छे तरीके से उजागर करके और एनडीए अपने कैंपेन में जा रहा है। आप उसको यकीन नहीं दिला पा रहे हैं। देखिए, कई चीजें बदली हैं तेजस्वी यादव ने, कई चीजें बदली हैं। उन्होंने जो एक पहले माहौल बना होता था, जो गमछा लहराने का या मुरेठा बांध करके घूमने का या कार्यक्रमों में जो बदतमीजी की और हुड़दंग की, उन सब चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन ये यकीन दिलाना होगा जो सबसे वल्नरेबल क्लास है, जो अति पिछड़ा समाज है, जिसकी 36% आबादी है, उसको, उसके एक बड़े वर्ग, उसमें से कुछ आ गया आपके साथ, तो आपको बोनस की जरूरत है। देखिए, तेजस्वी यादव के पास जो हमने कहा कि 32% वोट है, प्लस दलित का 1/4 हिस्सा जो चमार हम लोग कह रहे हैं वो, और मल्लाह का कुछ हिस्सा, और कास्ट का भी। कास्ट के आजकल जो जाति का बंधन अगर टूटेगा, जरा सा भी ढीला होगा, टूटेगा नहीं, तब भी कास्ट के जो कैंडिडेट जिस कास्ट का होगा वो अपनी कास्ट का वोट ले आएगा। तो अगर वो समीकरण आता है तो तेजस्वी कई 40% वोट के आधार पर बैठे हुए। और आपने जो सर्वे की बात की थी अभी कल ही या परसों, वो 4th राउंड का सर्वे आया है सी वोटर का, उस 4th राउंड के सर्वे में भी 34-35% के साथ तेजस्वी ही एक नंबर है सीएम कैंडिडेट। उसके बाद 16% के आसपास नीतीश कुमार है और 17% प्रशांत किशोर है, 9% 9.5% से ज्यादा चिराग है और 9% के कुछ आसपास सम्राट चौधरी है। तो तेजस्वी अभी आगे चल रहे हैं। तेजस्वी का जितना वोट है, हम लोग ने एक दिन और चर्चा की थी कि जो कोर वोट है उतना वोट उनको मुख्यमंत्री की पसंद के रूप में भी देख रहा है, मुख्यमंत्री के दावेदार के तौर पर भी उनको देख रहा है। वो उतना स्ट्रांग है, वो उसमें कमी नहीं होगी, बहुत मजबूत उनके पास वोट आधार है, वहां से उनका खाता खुलता है। अब वो यकीन दिलाना है एक छोटे से वर्ग को और उसको अपने साथ ले। उसके लिए कोई बड़ा ताना बाना, बड़ी स्ट्रेटजी की जरूरत हमको नहीं लगता है। हमको एक छोटे से कोई एक कैंपेन शुरू करके भी आप उस वर्ग को यकीन दिला सकते हैं कि 2005 के पहले का जो ये माहौल है वो अब नहीं है। 20 साल में देश दुनिया सब बहुत बदल चुका। अब उस व्यक्ति के हाथ में भी फोन है, उस व्यक्ति के हाथ में भी वो एक ताकत है सोशल मीडिया की। वो नहीं हो सकता है जो आप 5 के पहले की बात जो कहते हैं, याद दिलाते हो। तेजस्वी वैसे नेता नहीं है। आपको सिंपल ये यकीन दिलाना है छोटे से वर्ग को 5-7% आबादी को आपको दिलाना है और आप चुनाव जीते हैं। बिल्कुल। और थोड़ा गाना होना ये सब में बड़ा, जैसे अब आप यदि आपके आसपास ये चलता है कि लालू ना हार लो, तेजस्वी ना हार, तो इससे बचिए और उसको जरूर चलाइए कि लालू जी के ये मैंने मुछिया पे ताव दे के गाना है कि चल रहा है, उसको जरूर चलाइए। मतलब पॉजिटिव सेंस में लालू जी का जो सोशल जस्टिस है उसको जरूर लाना चाहिए। चूंकि 44 मिनट हो गया हमारा समय। गाने का किस तरह से कैंपेन में इस्तेमाल होता है,
आप खोज करके किसी दिन आप खुद भी देखिए और दिखाइए, जो जोहरान ममदानी ने अपना कैंपेन बनाया है। न्यूयॉर्क में मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं, न्यूयॉर्क में मेयर का चुनाव जोहरान ममदानी जो मीरा नायर और महमूद ममदानी के बेटे हैं, और उनको डेमोक्रेटिक पार्टी की कैंडिडेटशिप मिल गई, वो प्राइमरी जीत गए हैं। वो उन्होंने, ये पहली बार हुआ न्यूयॉर्क के चुनाव में, न्यूयॉर्क के मेयर के चुनाव में हिंदी में कैंपेन तैयार हुआ, और उसमें 3-4 हिंदी फिल्मों के गानों का बड़ा क्रिएटिव इस्तेमाल हुआ है। कैसे हिंदी गानों का इस्तेमाल करके आप कैंपेन बनाते हैं, जरा उसको देखना चाहिए, वो जो जोहरान ममदानी का कैंपेन। बिल्कुल, तो वो है कॉपीराइट का हिसाब से यदि बच गए तो हम लोग कुछ तकनीक निकाल के बिल्कुल वो सब लोगों को दिखाएंगे, हम तो देख ही लेंगे। चूंकि 44-45 मिनट हो गया, फिर भी 5 मिनट और जो आउटसाइड पैनलिस्ट हैं जो हमारे काम की बातें कर रहे होंगे, बात को बढ़ाने वाला वही लूंगा। जैसे शंभू सिंह कह रहे हैं कि अगर जेडीयू 150 सीट पर लड़ती है और बीजेपी से ज्यादा सीट आ जाता है तब कौन सीएम हो सकता है, क्या निशांत की एंट्री हो सकती है? ये एक सवाल, तेजी से इस पर कुछ कह दें सर तो ठीक है, नहीं तो हाँ नहीं, एक तो 105 सीटें और 105 सीट थोड़ी मुश्किल है, लेकिन अगर 102-3 एक आध सीट ज्यादा लड़ेगी बीजेपी से, और स्ट्राइक रेट कभी ऐसा नहीं होता है कि जेडीयू को ज्यादा सीटें मिल जाए बीजेपी से, क्योंकि बीजेपी का सारा वोट जेडीयू को ट्रांसफर नहीं होता है, आरजेडी का भी सारा वोट जेडीयू को ट्रांसफर नहीं हुआ था, तो स्ट्राइक रेट उनका कम रह जाता है, सीटें तो उनकी हमेशा कम रहेंगी। लेकिन इस हाइपोथेटिकल चीज को मान ले कि अगर ज्यादा सीटें जेडीयू को आ गई तो कम से कम इस चुनाव के बाद तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने। उसके थोड़े 6 महीने साल भर के बाद कोई चेंज हो तो अलग बात है, लेकिन अगर ऐसा हो, ऐसी स्थिति बनती है कि जेडीयू से को ज्यादा सीटें आ गई बीजेपी से, तो फिर नीतीश कुमार ही शपथ लेंगे। बिल्कुल, एक कह रहे हैं कि आरजेडी का और जेडीयू का कार्यकर्ता ज्यादा इंटैक्ट दिखता है ग्राउंड पर। देखिए, एक बात, जैसे भूमिहारों के बारे में ये बात की जाती है कि वो परसेप्शन, चूंकि 2.5-3% होके भी परसेप्शन पे कंट्रोल कर लेते हैं गांव से लेके, या कोई भी दबंग जो पढ़ा लिखा, जिसमें ज्यादा लोग हैं, जो जिसमें नौकरियां ज्यादा हैं, तो वो कर लेता है। और यादवों के बारे में बात कर दी जाती है कि इरिटेशन, हम भी कहते हैं कई बार, लेकिन ये खूबी यादवों का दूसरा भी तो हो सकता है, ये भूमिहारों वाला भी तो हो सकता है। परसेप्शन, जो दबंग जातियां हैं, जिनके पास आईएएस हैं, आईपीएस हैं, प्रोफेसर हैं, दूसरी चीजें हो चुकी हैं, पैसा है किसी तरह से, बालू ठेका से ही सही, वो भी तो परसेप्शन प्रभावित करता ही है सर, वो तो पिछड़ा के बीच करेगा ही। उसमें क्या समस्या हुई, समस्या क्या है कि भूमिहार जो रहे वो सरकारी जाति बहुत पहले थे, वो तो श्री बाबू के खत्म होने के साथ ही खत्म हो गए। यादव अभी तक थे 2005 तक, 2009 तक, जब तक लालू यादव रेल मंत्री थे तब तक थे, और उसके बाद भी कई वर्षों तक उनको ये एक्सेप्ट करने में ही समस्या थी कि हम चुनाव हार गए हैं या सत्ता से बाहर हो गए। तो वो अभी इतनी जल्दी नहीं होगा, वो इतनी जल्दी वो चीज नहीं आएगी कि उनको सहज रूप से समाज में जो दूसरी जातियां हैं या उनसे कमजोर वर्ग जो है वो एक्सेप्ट कर ले उनको कि ये हमारे ही बेटे हैं या सबमिसिव हैं, हम इनके साथ जा सकते हैं। ये थोड़ा समय लगेगा, अभी ये थोड़ी मुश्किल है, इस वजह से नहीं हो पाता। हो सकता है। सवर्ण सीएम भी बहुत अच्छे पहले आ चुके हैं, उन्होंने तो देश का डेवलपमेंट किया, बिल्कुल किया है सर। हम लोग सवर्णों के अहंकार के, सवर्णों के वर्चस्व बोध के खिलाफ हैं, सवर्णों के कहाँ खिलाफ हैं। भाजपा सिर्फ नफरत का राजनीति करती है। फातिमा आपस में बात कर रहे हैं, एक मिनट सर। ये महेश यादव कह रहे हैं कि शरद पवार ने साबित किया है जब थानेदार से चौकीदार का पाला पड़ जाए तो चौकीदार की परेशानी बढ़ेगी। ये बात को समझे नहीं। लेकिन शरद पवार के बारे में एक चीज और है, उनके साथ कुछ चस्पा भी हो गया है। वो जो वहां बसंत दादा पार्टी जो शुरू में जो उन्होंने, हाँ, उसके बाद तो कभी भी कॉमनल फोर्सेस के साथ उन्होंने समझौता नहीं किया। अंदर खाने कर लेंगे, अंदर खाने तो बहुत कुछ होता है। अभी तो कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर, भाई कभी भी जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तब भी वो अपोजिशन में थोड़े थे, तब भी उनको जो एनडीआरएफ है, ये जो राष्ट्रीय आपदा राहत जो आयोग है, उसका अध्यक्ष बना करके कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी ने उनको, अटल बिहारी वाजपेयी ने। तो वो तो हमेशा उनको कोई दिक्कत इसमें नहीं रहती है, लेकिन चूंकि ग्राउंड की पॉलिटिक्स उनको ये सूट नहीं करती है। जमीन की राजनीति जो है, मराठा और किसान और वहां मुसलमानों के साथ मिलकर के ही वो जीतते हैं, जो मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र जो उनका आधार है वहां, वो तो इसलिए वो नहीं आते हैं साथ। और तो अभी तो टेक्निकल सेटिंग तो ये भी होता है, कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर शायद अकोला में या कहीं पे कॉर्पोरेशन का या उसका चुनाव जीता, और नाना पटोले ने स्टेटमेंट भी किया कि कभी कभी जो है टैक्टिकल चीज, इस दौर में कांग्रेस और बीजेपी का गठबंधन हो जाए तो बेचारा शरद पवार को क्यों गाली देना यार, रामविलास जी को ये कह देना मौसम विज्ञानी है। बात है कि मौसम वैज्ञानिक कोई जरूरत नहीं है किसी को कहने की, किसी को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं।
देखिए, LR भारती कह रहे हैं कि आरजेडी को सावधान रहना चाहिए, कांग्रेस को 40 सीट से ज्यादा देना, जो चलिए ये है। लेकिन एक बात है, ये तो समझदारी की बात है, भारती जी इन्होंने समझदारी की बात की है जी। ये इससे ज्यादा सीटें जो है 40, 42, 45 कुछ इस तरह का है, उतने पर रखिए और आप मुकेश सहनी को एडजस्ट करिए, CPI-ML की सीटें बढ़ाइए, लेफ्ट और आरजेडी को कम से कम अपनी सीटें कम नहीं करनी चाहिए है, ताकि ये मैसेज जाए उनके मतदाताओं में कि मुख्यमंत्री तेजस्वी को बनना है। नहीं तो वहां भी वल्नरेबल है, वहां भी पता चला कि अगर ये कोई मैसेज बिगड़ा तो वहां भी गड़बड़ हो सकती है। हाँ, नहीं करनी है ये। लेकिन एक चीज है, अभी भी कांग्रेस में ये विश्वास पैदा नहीं कर पाई है कांग्रेस, दो चीजें नहीं कर पाई मुझे लगता है। घटना घटी अभी, उसके हिसाब से मैं सवाल कर रहा हूं आपसे। एक तो ये कि लोगों में ये विश्वास कि हम जिता के आपको ला रहे हैं। किसी नेता ने अभी तक, जिसका मास बेस है, अभी तक ज्वाइन नहीं किया है कांग्रेस। रेणु कुशवाहा ज्वाइन करने वाली थी तो ये चर्चा चल रही थी, लेकिन वो भी नहीं कर पाई कि ये सीट सिक्योर कर ले अपनी तरफ। यदि रेणु आ रही है तो आरजेडी को पहले कहते। लगता है कि रेणु जी को लग गया कि ये सीट उधर जाने वाला है, या जो भी हुआ हो, तो उन्होंने आरजेडी में ज्वाइन कर लिया। तो कांग्रेस कागज पे तैयार ज्यादा दिखाई नहीं पड़ रही है क्या अजीत सर? नहीं, आप देखिए ना, क्या आप देखिए संजीव जी, कांग्रेस का क्या कैंपेन चला। अभी नए अध्यक्ष बने हैं, उसके बाद से भी क्या कैंपेन चला है कांग्रेस। उन तो कोई कैंपेन तो ग्राउंड पर नहीं चला। एक यात्रा कन्हैया की जो यात्रा हुई या राहुल गांधी की कुछ सभाएं हुई, उसके अलावा तो कांग्रेस जमीन पर कोई काम तो करती नहीं दिख रही है। भाई हर आदमी तेजस्वी हर गांव जा रहे हैं, हर कहीं ना कहीं वो जा रहे हैं, चाहे शहीद को श्रद्धांजलि ही देने जाएं या कोई भी कार्यक्रम सभा करने जाए, तेजस्वी जा रहे हैं। शांत किशोर सड़क पर उतरे हुए हैं, बीजेपी और उसका तो चलता ही रहता है कैंपेन। कांग्रेस का क्या कैंपेन चल रहा है भाई? अभी तक राजेश राम हमको ध्यान नहीं है, हो सकता है कि गए हों, लेकिन गंगा पार करके उत्तर की तरफ कहाँ आए हैं वो? बहुत कम, बहुत एकाध जगह कहीं गए हैं तो गए हैं, नहीं जाते। तो कैसे माहौल, कैसे लोगों के बीच में एक धारणा बनेगी कि हाँ कांग्रेस भी एक फोर्स है और लड़ाई में है। बिल्कुल, पटना बेस ज्यादा काम करता है। लेकिन चलिए, प्रशांत किशोर से लोगों ने पूछा कि क्या वोट मिलेगा कांग्रेस को, तो उन्होंने कहा कि जो लालू जी दे देंगे। तो ये बात तो सही है ना, इस बात से कैसे आप इनकार करेंगे कि कांग्रेस अपना कुछ बना ही नहीं पा रही है। जो आरजेडी दे देगी, जो तेजस्वी की वजह से हो जाए, लालू यादव की वजह से हो जाए, समीकरण की ताकत से हो जाए, वही तो अपनी ताकत है। बिल्कुल। और एक ने कहा कि गुजरात पे बात करेंगे, बिल्कुल हमने पहले भी किया है, आगे भी करेंगे। अभी थोड़ा बिहार चल रहा है, अब चूंकि समय की सीमा है इसलिए अब ज्यादा बात नहीं कर पाएंगे। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं, और कब तक आपको विक्टिम की तरह देखा जाएगा कांग्रेस के मामले में। कह रहा हूँ राजेश राम जी को, आपको अब अवसर दिया गया तो आप काम करिए। टेक्निकल चीजें होती है, एक दिन हमने बात किया, अभी एक भूमियार हमारे गुरुजी रहे हैं भाई, और उनको बनाया गया किसान सभा, बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए। हमने उनको बुलाया, उनसे बात भी की। हमने कहा ये क्या हो गया, ये सोशल जस्टिस वाला सदानंद सरस्वती की ओर जाएगा कि त्रिवेणी संघ की ओर जाएगा? लेकिन चूंकि फॉर्मुलेट जेपी आंदोलन से रहे, भूमियार बाद में है, पहले वो ये सोशल जस्टिस के स्पेस के व्यक्ति हैं, तो अच्छी बातचीत रही। उस वीडियो को भी जरूर लोगों को देखना चाहिए, बातचीत को। लेकिन कब तक आप विक्टिम बने रहेंगे? कुल मिला के अजीत सर, अभी हम लोग, अजीत जी और हमने जो बात की वो ये कि एनडीए अपनी तैयारी कर रहा है, लेकिन कहीं से भी तेजस्वी कमजोर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कमजोरी ये होगी कि आप किस तरह से जनता के बीच में आप आउटरीच कर पाते हैं, बस। और बाकी चीजें टिकट मैनेजमेंट वगैरह तो होता ही रहता। मिलेंगे फिर आज रात में 9 बजे, अजीत सर को फिर बुलाएंगे शुक्रवार को। आ जाइए सर, आप सप्ताह में 2 दिन आ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, नहीं, अगस्त से तो आपको छोड़ेंगे भी नहीं, आप चाह करके भी हमसे बच नहीं पाइएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आउटसाइड पैनलिस्ट भी, आप सबको भी, अजीत सर को नमस्कार। धन्यवाद।